मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी को सीजीएल सुपर सेट 3 में आप सभी का स्वागत है। जहां आज मैं कौन सी शिफ्ट लेने लग रहा हूं मेरे बच्चे, 20 सितंबर 2025 वाली शिफ्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए देखिए यार, सवाल पूछा है कि एक्स की वैल्यू बताइए। आप कहेंगे कि सर सेम ही चीज जोड़ी है, सेम ही चीज घटाई है। अगर समान ही चीज जोड़ी और समान ही चीज घटाए तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे मेरे बच्चे, तो 3 जमा एक्स ऊपर आ जाएगा और √3 माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। और यहाँ दो में एक जोड़ा तो 3 आया और दो में से एक गया, एक आया। आपने कहा सर बात तो ये भी ठीक है। अब या तो ऑप्शन से वैल्यू रखें, लेकिन ऑप्शन से वैल्यू तब रखते हैं ना जब वैल्यू नेचुरल नंबर में होती है। यहाँ तो वैल्यू थोड़ी गड़बड़ है, हाँ है ना। तो फिर क्या करें, तो सर दोनों साइड होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3 जमा एक्स मन मन में, और यहाँ 3 माइनस एक्स। अब यहाँ देखें तो ये आया 3 में 3 का वर्क करेंगे तो 9/1। अब अगर मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो दोबारा से अप्लाई कर दूं तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा एक्स। क्यों? क्योंकि 3 में एक्स जोड़ा है, 3 में एक्स घटाया, और 9 में एक जोड़ा 10 आया और 9 में से एक घटाया 8 आया। काटेंगे तो ये आ जाएगा 5/4। अब मेरे बच्चे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 12/5 नीचे आ जाएगा, तो 12/5 मेरा राइट आंसर। ये था भाई 2025 20 सितंबर वाली सेट। अब आते हैं, देखिए यार, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं सवाल को पहले से पढ़ के आऊं और फिर 2 ही सेकंड में ब्रेक करके खत्म कर दूं, है ना। उससे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आपको समझना है तो आपको सवाल पे वक्त देना होगा, उसके साथ के सारे कॉन्सेप्ट सीखने होंगे। जैसे सवाल ने कहा कि फर्नीचर एस्टेब्लिशमेंट इनिशियली डिस्पोज ऑफ पर्टिकुलर डाइनिंग टेबल फॉर जेड, देयर बाय रियलाइजिंग ए 25% मार्जिन। अब इतना लंबा सवाल है यार, पढ़ने में ही समय लगेगा। अब मैंने अगर ये सवाल पहले से पढ़ रखा है तो मैं कहूंगा यार इतना सिंपल सा, यार ये करो खत्म करो आंसर। लेकिन वो प्रैक्टिकली खत्म होता नहीं है, पढ़ने से ही खत्म होता है। कहते हैं एक फर्नीचर की दुकान ने शुरुआत में एक डिजाइन डाइनिंग टेबल को जड़ मूल्य पर बेचा। कितने बेचा? जड़ मूल्य पर बेचा। और इस पे उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा था, 25% का प्रॉफिट हो रहा था। बाद में कहता है कोई रणनीति हुई, उसके कारण उसका अंकित मूल्य बढ़ाकर 1.6 जेड कर दिया गया, 1.6 जेड कर दिया गया। और नए अंकित मूल्य पे फिर भी 20% का डिस्काउंट दिया गया। तो कहता है इस शोध का उद्देश्य इस विशेष विशेष त्योहार बिक्री अवधि के दौरान दुकान द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। त्योहार बिक्री कुल दुकान द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत क्या है। अब देखिए, मतलब फालतू की लैंग्वेज को बढ़ा रखा है, लेकिन समय तो लगता है ना सवाल पढ़ने में। कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के बताएंगे। देखिए मैं समझाता हूँ सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि भाई हम किसी चीज को जेड रुपए में बेच रहे थे, दिस इज आवर इनिशियल सेलिंग प्राइस, ये हमारा आरंभिक सेलिंग प्राइस है। लेकिन जब हम ऐसा कर रहे थे ना, तो हमें 25% प्रॉफिट होने लग रहा था, हमें 25% प्रॉफिट हो रहा था। तो देखिए मेरे भाई, ये है इसका सीपी, ये है सीपी। हाँ जी, अगर 25% प्रॉफिट हो रहा था तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 में चीज हम खरीद रहे थे तो 1 का लाभ लेके 5 में बेच रहे थे। ठीक है जी। अब कहता है जी उसने क्या किया कि इसकी कीमत बढ़ा के 1.6 जेड कर दिया मार्क। कहता है इसका जो मार्क प्राइस है ना, वो जितना सेलिंग प्राइस यहां था, जितने में हम बेच रहे थे, इसका 1.6 गुना कर दिया। तो 5 का 1.6 गुना करोगे तो 16×5 = 80, यानी मार्क प्राइस कितना कर दिया है? 8। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल ने कहा, फिर से समझाता हूं। सवाल कह रहा है कि भाई अगर हम किसी चीज को जेड रुपए में बेच रहे हैं तो हमें 25% का प्रॉफिट हो, मतलब 4 में खरीदा तो 5 में बेचा, यानी जेड की वैल्यू समझने के लिए 5 है। अब कह रहा है जी हमने इसका मार्क प्राइस 1.6 गुना कर दिया, 1.6 जेड कर दिया, मतलब इसको 5 को 1.6 से गुना करेंगे, 16×5 = 80, दशमलव हटाएंगे तो 8 आ जाएगा मार्क प्राइस। अब कह रहा है कि अब अगर नए मार्क प्राइस पे, नए अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दे दें, तो भाई 8 का 20% कितना होता है? 8 दूनी 16, 1.6। तो अगर 1.6 का आप डिस्काउंट देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप चीज बेचेंगे 6.4 में। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो कह रहा है यार अब बताओ प्रॉफिट कितना है। तो भैया 4 में आपने चीज खरीदी और 6.4 में आपने चीज बेची, तो कहता है प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो कितना ज्यादा है जी? 2.4 ज्यादा है। तो मेरे भाई 2.4 का प्रॉफिट हो रहा है 4 पे, तो 100 पे कितना? अब मतलब कोई बड़ी चीज तो है नहीं सवाल को सोल्व करना। 4×6 = 24.6 आया, 0.6 को गुना करेंगे, जीरो हट जाएगा, यानी 60% मेरा आंसर। यानी सवाल की कैलकुलेशन में कोई दम नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सवाल की लैंग्वेज में दम है। इसलिए सवालों को तरीके से पढ़िए और यही तरीके आपके काम आने मेरे बच्चे। आए, कहता है ब्याज की गणना 8 महीने के आधार पर की जा रही है। 15% रेट से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज याद करो। भाई 15% रेट है पूरे 12 महीने की, हमको चाहिए हर 8 महीने की। तो 15×8 = 120, 12 से काटेंगे तो रेट आएगी 10%। और मेरे बच्चे 2 साल में 8-8 महीने निकालेंगे तो 24 महीने होते हैं, तो 24 को 8 महीने से भाग देंगे तो हम कह देंगे टाइम हो गया 3, 3 सर्कल टाइम हो गया, या 3 साइकिल हो गया टाइम का। कहते हैं यार चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। अब देखिए मेरे दोस्त, 12,500 रुपए है प्रिंसिपल,
कौन ऐसा बच्चा है जिसने क्लास मेरी पढ़ी है और मैंने कई बार ये चीज कही है कि यार 10% पे ना चीजें याद रखने की। अगर रेट 10% है और टाइम 1 साल है तो रेट होगी 10%। 2 साल है तो रेट हो जाएगी 21%। ये आंकड़ा याद रखिए, बहुत कॉमन है। अगर रेट 3 साल होगी, मतलब टाइम 3 साल होगा, माफ करिए, तो 33.1%। 4 साल होगी तो मेरे भाई 46.41%। 5 साल होगी तो 61.05, लगभग इतना पढ़ लीजिए। ये होगी मेरे प्यारे बच्चों रेट। अब ये आंकड़े ऐसे हैं कि मैं बार बार हर सवाल पे लिखवाता हूं ताकि आपकी नजर में रहे और रिवाइज हो जाए। तो हमें पता है कि यार 3 साल में 33.1% रही और यही वैल्यू इसकी सवाल में पूछ रहा है, 33.1%। परसेंटेज का मतलब है 2 जीरो कट गई, यानी सवाल के आखिर में डेसिमल आएगा ही आएगा क्योंकि 1 दशमलव बचा हुआ है और केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें डेसिमल है, बाकी किसी में है ही नहीं, तो यही मेरा आंसर होगा। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए कि नहीं? मैं और भी तरीके से समझा सकता हूं लेकिन डेसिमल एक ही जगह था तो वही उठाया। कहता है यार एक ठेकेदार के कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज 15 मैन टू कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज वर्किंग 8 आवर्स पर डे। कहता है यार 15 आदमी काम पे लगाए हैं, ठीक है जी, डेली 8 घंटे काम कर रहे हैं और टारगेट लिया था कि भैया 24 दिन में हम काम खत्म कर दें। लेकिन कहता है कि 6 दिन के बाद आफ्टर 6 डेज ही एड्स 5 मोर मैन। कहता है 6 दिन के बाद, यानी 6 दिन तक तो इन आदमियों ने काम किया, उसके बाद 15 आदमी थे, 15 आदमियों में उसने क्या किया, ही हैड्स 5 मोर मैन। 15 आदमी पहले से थे, इसमें 5 आदमी और जोड़ दिए तो आदमी हो गए 20। बट ऑल्सो रिड्यूस द वर्किंग आवर्स टू 6 पर डे। लेकिन कहता है अब डेली के 6 घंटे काम कर रहे हैं, 6 आवर पर डे काम करने लग रहे हैं। इफ ऑल मैन वर्क विद द सेम एफिशिएंसी थ्रू आउट, हाउ मेनी मोर डेज विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो कहता है शेष काम को खत्म करने में कितने दिन लगेंगे। हमें यह समझना है कि यार ठेका जो था ना काम करने का वो 24 दिन का था, 24 दिन का काम करने का ठेका था, भाई 24 दिन में काम खत्म करेंगे। कहता है 6 दिन तक तो ये काम करते रहे, तो इसका मतलब 24 में से 6 घटा देंगे तो दिन कितने बचे, 18 दिन। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 15 आदमियों का डेली 8 घंटे काम करने हुए अगर ये 18 दिन और काम कर लेते तो काम खत्म हो जाता, क्योंकि 6 दिन तो कर चुके हैं, तो यानी इतना काम इनका बचा हुआ था। कहता है इस काम को है ना अब हम आदमी बढ़ा के करवाएंगे, यानी 20 आदमियों से काम कराएंगे और डेली 6 घंटे काम होगा। तो कह रहा बताओ ये काम कितने दिन में होगा। देखो भाई सोल्व करना है, 15 8 120, 20 से काटेंगे, 20 छिके 120, तो डेज जो आएगा वो 18 आ जाएगा और यही मेरा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। हाँ जी, मैंने देखा कि भाई 24 में से 6 दिन हो गया तो 18 दिन का बचा है। अब ये 18 दिन का काम 20 आदमियों से डेली 6 घंटे करते हुए कितने दिन में करेंगे। कहता है एक चोर और एक पुलिस अधिकारी 500 मीटर की दूरी पर है। कहता है ये तो है मेरे बच्चे पुलिस और ये है चोर। कहता है 500 मीटर की दूरी पे, ठीक है मेरे भाई 500 मीटर की दूरी पे। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो पुलिस अधिकारी चोर को 10 मिनट में पकड़ लेता है। कहता अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो 10 मिनट में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेता है, ये सवाल ने कहा। देखिए यार अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, पी माइनस सी। बिल्कुल, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, 500 मीटर। पी माइनस सी हो गई स्पीड, चाल, और डिस्टेंस है 500 मीटर, लेकिन ये 500 मीटर चलने में टाइम कितना लगाया, 10 मिनट। तो ये आया डिस्टेंस, ये आया टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, और ये उनकी सापेक्ष चाल है, बड़ी में से छोटी चाल घटा दी। तो यहां से हमें पता चला कि बेसिकली पी माइनस सी की वैल्यू 50 है। आपने कहा यार बिल्कुल ठीक चीज है, इसमें तो क्या आपत्ति है। यानी पुलिस और चोर की चाल का अंतर है 50, और ध्यान रखना मीटर पर मिनट है क्योंकि डिस्टेंस मीटर में और टाइम मिनट। नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, यदि वे एक दूसरे की ओर दौड़े, यानी अभी तक ये दौड़ रहे थे सेम डायरेक्शन में, अब कह रहा है कि अगर ये एक दूसरे की ओर दौड़े, यानी चोर इधर भागे और पुलिस इधर भागे, तो कहता है 2 ही मिनट में पूरा काम हो जाता है, 2 ही मिनट में चोर ना पुलिस चोर मिल जाते हैं। तो अब एक चीज बताइए, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, पी प्लस सी। ये हो गई स्पीड। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोनों एक दूसरे की तरफ भागेंगे तो कितनी दूरी चलनी है जी, 500 मीटर, और कितनी देर में ट्रेवल कर रहे हैं जी, 2 मिनट में। तो स्पीड कितनी आ गई, 250। तो ये आ गई 250। अब ये इक्वेशन बहुत आसान है, आप जानते हैं कि वैल्यू किसकी पूछिए, चोर की गति याद करें। तो चोर की जो स्पीड यानी माइनस वाले की वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस का आधा, तो 250 में 50 क्या, 200, 200 का आधा 100। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों चोर की जो स्पीड होगी वो 100 मीटर पर मिनट होगी। मतलब ऑप्शन बी मेरा यहां पे बिल्कुल करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हुआ।
कह रहा है यार व्हाट टाइप ऑफ ए नंबर इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग ए रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर। कहता है किसी परिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या से गुना करें तो परिणाम क्या आएगा। देखिए यार, मान लीजिए मैंने कोई रेशनल नंबर ले लिया 2 और मैं इसे गुना कर रहा हूं √3 से, तो परिणाम आया 2√3। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई, इरेशनल नंबर आ गया। हाँ जी, लेकिन अगर मान लीजिए मैं 0 को √3 से गुना करता हूं, भाई 0 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, तो 0/1 लिखा जा सकता है, इसमें कहां आपत्ति है। तो 0 को अगर √3 से गुना करेंगे तो आया 0, और 0 परिमेय संख्या होगी। मतलब रेशनल को इरेशनल से गुना करके इरेशनल भी लाया जा सकता है और रेशनल भी लाया जा सकता है। तो सम टाइम रेशनल आता है और सम टाइम इरेशनल आता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। और ये सवाल अनेकों एग्जामों में लगातार पूछा गया। कहते हैं यार 3 धात्विक गोले जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है को आपस में पिघलाया गया। देखिए अब मेरे बच्चे, जब भी आप गोला पिघलाओगे ऐसे सवाल होंगे कि ये 3 गोले हैं, इनको पिघलाया गया और पिघला के एक बड़ा गोला बनाया गया। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, सबका वॉल्यूम निकालना होता है और सबके वॉल्यूम को बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर कर देते हैं। आपको पता है, अब हमें पता है कि हर एक गोले के फार्मूले में 4/3 पाई तो फिक्स आएगा। फिर रेडियस R1 है तो R1 का क्यूब आ जाएगा, फिर इस वाले में R2 का क्यूब, इसमें R3 का क्यूब, और यहां बड़े वाले में 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब आ जाएगा। तो ये 4/3 पाई जो है ना, ये हर एक में होगा, हर एक में होगा तो ये कट जाएगा। तो ऐसे केसेस में ना, जहां 3 घनों को पिघला के बड़ा घन बनाया, 3 क्यूब को पिघला के बड़ा क्यूब बनाया, या 3 गोलों को पिघला के बड़ा गोला बनाया, ऐसे जब भी सवाल आएंगे तो आंख बंद करके आपने देखना कि इन तीनों की रेडियस का क्यूब, यानी R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, ये बराबर होगा मेरे बच्चे कैपिटल R क्यूब। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और इस पे कुछ ट्रिपलेट है जिन पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जिसको आपको याद रखना चाहिए। ट्रिपलेट का मतलब यहां ये है कि जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है डी क्यूब के, ऐसे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिन पे सवाल आता है। जैसे 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब बराबर होता है 6 के क्यूब के। हाँ जी, ऐसे ही मेरे बच्चे 6, 8, 10, 12, आप कहेंगे कोई नया थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है, इसका डबल किया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। तो मेन ये था। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर आप ध्यान देंगे तो 1 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 9 का क्यूब बराबर होता है, यानी इन तीनों का जोड़ उसके बराबर होता है। इसे तो हमने क्या किया है, 18 से, मतलब सॉरी ये 18 नहीं, इसका इस मतलब इस पे अगर आप चाहें तो इसको 2 से गुना कर लें, इधर भी 2 से कर दें, इधर भी 2 से, इधर भी, मतलब 2 के क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, तो भी सेट है। ऐसे ही मेरे बच्चे एक ट्रिपलेट ये बनता है 18, 19, 21 का क्यूब 28 के क्यूब के बराबर होता है। पीछे 2026 में सबसे ज्यादा सवाल, मतलब अभी जो एग्जाम है उसमें इसी से पूछे गए 2025-26 में। ऐसे ही एक रहता है मेरे बच्चे 6 का क्यूब, 32 का क्यूब, 33 का क्यूब बराबर 41 का क्यूब। ये डाटा आपको अपनी नजर में सेट करना है। हमारे सवाल में यही दे रखे हैं कि भाई 3 रेडियस है, एक रेडियस 3 है, दूसरी रेडियस 4 है और तीसरी रेडियस 5 है। तो जब इन्हें सोल्व करोगे ना तो आपको ट्रिपलेट याद आ जाएगा, सर 3, 4, 5 तो बराबर होगा 6 के क्यूब के। तो इसका मतलब जो बड़ा गोला है उसकी रेडियस हो जाएगी 6। और ये सवाल पेपर में आते हैं। तो इस सुपर सेट का जो मतलब है, सीजीएल सुपर सेट, इसका अर्थ ही ये है कि आप 25 क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन आप 50 सवालों का ज्ञान ले ले रहे हैं आगे के लिए, ताकि कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाए। ऐसा ना हो कि मैं पहले से पढ़ के आऊं और फिर मैं बस खटाखट खत्म करा दूं 10 मिनट में पेपर, क्योंकि मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं, मैं तो ऑलरेडी इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हो रखा हूं। लेकिन असलियत ये है कि आपका रिवीजन भी हो, आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए और आप बढ़िया से सवालों की प्रैक्टिस भी कर लें। कह रहे हैं 2.5 लीटर पेट्रोल में 18.4 लीटर में किलोमीटर कार चलती है, तो भाई एवरेज बताओ क्या होगा। तो हम कहेंगे यार 18.4 एवरेज है ना, किलोमीटर चलती है, और 2.5 लीटर, 2.5 का मतलब 5/2 लीटर, 2 पलट के ऊपर ले गए। अब ऐसा सवाल जब भी आए ना, बटे 5 है तो 5 से भाग देने मत जाइए, इसे 2 से गुना करिए, 2 से ऊपर। इसका फायदा होगा ये कि 5 दूनी 10 हो गया, तो एक डेसिमल और शिफ्ट दी, यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, 4 चौक 16, 4 8 32 और 1 33। अब यहां दशमलव आ जाएगा क्योंकि एक डेसिमल पहले से था 10 के, तो ये देख लो 3 6 कहां है। दूसरी चीज हम यूनिट डिजिट देख लेते हैं, 2 दूनी 4 चौक 16, 6 एक ही जगह आ रहा है, तो वही मेरा आंसर होगा, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि ज्वाइंट वेंचर है 3 लोगों का, मान लेते हैं ABC, हम नाम लिख लेते हैं। कह रहा है यार एक कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल, दूसरा कंट्रीब्यूट टाइम करेगा और स्ट्रेटजी, तीसरा कंट्रीब्यूट करेगा नेटवर्क सप्लायर्स का। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3-2-2, 3-2-2 में वो तैयार हो गए प्रॉफिट बांटने को। अब कह रहा है कि टोटल जो प्रॉफिट हुआ है, पहले साल 1,40,000 हुआ है,
तो कहता है कि सेकंड वाला जो पार्टनर है उसका हिस्सा बताओ। तो भाई 3 2 5 2 7, 7 यूनिट 1,40,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20,000, तो 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 40,000। ये बिल्कुल बेसिक सवाल। कहते हैं रिबन इज कट इनटू 3 पीसेज इन द रेशियो दिस इफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पीस इज 20, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन। देखो यार यहां देखें तो 2 और 3 5 और 5 10, यानी टोटल लेंथ होगी 10 यूनिट, और इसमें जो सबसे बड़ा टुकड़ा वो है 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू रखी 20 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट 4, तो 10 यूनिट 40। तो ऐसे सवाल भी आ रहे हैं बिल्कुल आसान। आइए, कहते हैं 3 4 5 के अनुपात में भुजा वाले त्रिभुजाकार भूखंड आवंटित किया गया। जैसे ही आपने 3 4 5 देखा तो आपकी घंटी दिमाग की बज जानी चाहिए कि भैया ये तो ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्रेंगल बनाएगा 3 4 5, है ना, ये ट्रिपलेट बनाता है। तो अगर ये ट्रिपलेट बना रहा है तो कह रहा है इसकी परिधि जो है वो 60 मीटर है, इसकी परिधि 60 है। तो भैया परिमाप निकालें तो 3 और 4 7 और 5 12, तो हमारे हिसाब से बना 12 यूनिट, जबकि दे रखा है 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब इसकी जो साइडें होंगी ना, छोटी साइड 15 होगी तो बड़ी साइड 20 होगी। अब हमसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है समकोण त्रिभुज का, तो क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 15 गुना 20, तो 20 का आधा करेंगे तो आएगा 10, यानी 150 मेरा आंसर है। आइए मेरे भाई, कह रहे यार एक बच्चा है मैथ में 20% ज्यादा नंबर मिले फिजिक्स से। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई, 1/5, यानी फिजिक्स के 5 है तो मैथ के 6। और कहता है कि फिजिक्स में उसे 72 नंबर मिले हैं, तो भाई 5 यूनिट की वैल्यू 72 है, तो कहता है यार गणित के कितने नंबर है, तो 6 की वैल्यू। अभी समझाया क्या किया करो, हमेशा 2 से कर दो सेटिंग इसकी। इससे क्या हो गया, 10 हो गया आसान, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 साते 84 और 2 88, यानी 88.4 मेरा आंसर। कहते हैं काम को 6 महिलाएं 4 पुरुष मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 4 महिलाएं 5 पुरुष मिलकर भी उस काम को 10 दिन में कर रहे हैं। देखिए डिटेल करते हैं तो हम ये लिखते हैं कि भाई 6 महिलाएं और 5 पुरुष, सॉरी 4 पुरुष मिलके किसी काम को 10 दिन में करते हैं, वहीं 4 औरतें 5 पुरुष भी उसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। फिर यहां से मेल फीमेल की एफिशिएंसी निकालते हैं। लेकिन एक बेसिक सी समझ होनी चाहिए हम सब में कि अगर काम यहां पे भी 10 ही दिन में हुआ है और काम यहां पे भी 10 ही दिन में हुआ है, तो हमें एक बात सिंपल ये समझनी है कि भाई जितना काम 6 महिलाएं और 4 पुरुष करते हैं ना, उतना ही काम 4 महिलाएं और 5 पुरुष करते हैं। अब अगर आप दिमाग दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि 6 महिलाओं से 4 महिलाएं की मतलब कितनी महिलाएं कम की, तो आपका जवाब होगा सर 2 वुमेन कम की। और 4 पुरुष से 5 पुरुष कर दिए तो पुरुष कितने बढ़ा दिए, 1, तो 2 औरतें 1 पुरुष के बराबर है, 2 औरतें 1 पुरुष के बराबर है। अब हमें सवाल में कह रहा है यार 8 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, भाई एक आदमी को 2 औरतों के बराबर दिखा सकते हैं, एक आदमी को हम 2 औरतों के बराबर दिखा सकते हैं। आपने कहा ठीक है, या मैं यहां से मैन वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लेता हूं, तो मैन वुमेन की एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा वो 2:1 आएगा। तो अब ये भी देखो कि यार औरत 1 कमाएगी तो 6 औरतें 6, आदमी 2 कमाएगा तो 4 दूनी 8, तो 8 और 6 14, 14 ढाई 140, यानी टोटल काम हो गया 140। अब कहता है यार इस काम को 8 औरतें करना चाहती है और एक औरत 1 कमाती है, तो 8 औरतें 8 कमाएंगी, तो कितने दिन लगाएंगे, 8 से भाग दे देंगे, वो हमारा आंसर 8 एकम 8, 8 7 56, यानी 17.5, यानी ऑप्शन सी। देखिए भाई, कहता लगातार 8 संख्याओं के एक समूह का, सम संख्याओं के समूह का औसत 41 है। समूह में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चे, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कंजुगेटिव नंबर हो ना, लगातार नंबर हो चाहे कितने भी हो, तो सबसे पहली संख्या और सबसे आखिरी संख्या का जो औसत होगा, फर्स्ट और लास्ट का जो औसत होगा, वही बेसिकली सभी संख्याओं का भी एवरेज होता है। हमेशा ध्यान रखना। ऐसे ही जो सेकंड और पीछे से सेकंड, मतलब सेकंड लास्ट और सेकंड, इनका जो एवरेज होगा, सेकंड और सेकंड लास्ट, इनका जो एवरेज होगा वही सभी संख्याओं का भी औसत होगा। ये एक बेसिक नियम है। तो इस सवाल में हमें समझना है कि भाई 8 संख्याएं, उनका औसत 41 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे पहली और सबसे आखिरी, इनका भी जो औसत होगा ना वो 41 ही होना है। तो इसका मतलब 41 को 2 से गुना करेंगे तो सबसे पहली और सबसे आखिरी का योग आ जाएगा कितना, 82, यानी ऑप्शन सी। तो ये बहुत छोटी चीज थी। कहता है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार आधार वाले एक प्रिज्म को परतों में बनाया गया है। परतों में मतलब ऐसे बीच बीच में बनाया गया। इसकी ऊंचाई आवर्ती क्रमानुपाती है, जो पहली परत में 4 सेंटीमीटर से शुरू होकर चौथी परत में 16 जाती है। आयतन ज्ञात करें। देखिए यार ऐसे प्रिज्म बनाया गया कि पहले वाले की हाइट 4 है तो अगले की 8, फिर 12, फिर 16। कह रहा ऊपर वाले की 16, इसकी 4 है और एपी में बनाया गया। तो हमारा मेन काम ये है कि ये हाइट निकाल दें। तो हाइट खुद ही जोड़ेंगे, 4 और 8 12, 12 24, 24 और 16 40, और बेस दे रखा है 5 सेंटीमीटर।
तो हम ये कह देंगे कि देखिए सर हाइट हो गई 40, है ना, और प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया। बेस क्या थी, 5 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग, तो बेस एरिया हो गया 5 का और 25, और हाइट हो गई 40। करेंगे तो मेरे भाई 1000 मेरा आंसर है। कह रहा है यार एक बाल्टी में 60 लीटर चीनी और पानी का घोल है, 5:1 में। यदि घोल के 12 लीटर को पानी से बदल दिया जाता है तो 12 लीटर निकालना है, तो 60 में से 12 घटाएंगे तो मेरे बच्चे बचेगा 48। अब 48 को मेरे प्यारे बच्चों हमें बांटना है 5:1 में, तो 5 और 1 6, 6 8 48, 6 5 ना 8 5 40 और 8, तो हम ये कह सकते हैं कि 40 होगी शुगर और 8 लीटर होगा पानी। भाई 60 में से 12 हटा दिया, बचा 48, 48 को 5:1 में बांटेंगे। अब कह रहा है कि इसके अंदर हमने 12 लीटर पानी मिला दिया, तो इसका मतलब पहले 40 था, तो अब 12 और 8 20 हो गया, तो रेशियो लेंगे मेरे बच्चे 2:1। क्या आया मेरे भाई, 2:1। देखिए यार ट्रिपलेट देखेंगे तो 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, कोस बनाता है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यानी हाइपोटेनियस आ गया आपका 25, और कोसिकेंट पूछ रहा है, तो कोसिकेंट क्या होता है जी, तो आप कहेंगे सर ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 24 है और हाइपोटेनियस 25/24, यानी ऑप्शन ए मेरा यहाँ करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्त सवाल में कह रहा है समीकरण की प्रणाली का हल ज्ञात करिए, फाइंड द सॉल्यूशन टू द सिस्टम। देखिए मेरे बच्चे इन सवालों को हम खुद से ना करके ना ऑप्शन से कर सकते हैं, वैसे चेक भी करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। कैसे, मतलब हमें इन दोनों को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब एक बात बताना, वाई की वैल्यू ये है और वाई की ही वैल्यू ये है, तो हम ये कह सकते हैं ना 3x - 4 बराबर हो जाएगा -x+2 के, क्योंकि ये भी वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी, तो ये -x इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये आ जाएगा 3 और 1 4x, और ये -4 उधर जाएगा किसका होगा, प्लस का, 4 2 6, तो काटेंगे तो x की वैल्यू आ गई 6/4 यानी 1.5, तो पहले वाले में 1.5 आना चाहिए, वो यहां आ गया, इसको हटा देते हैं। अब या तो ये होगा यही, अब किसी भी इक्वेशन में 1.5 रख देते हैं, जैसे मान लो x की वैल्यू 1.5 में यहां रख दूं, तो -1.5 जमा 2, तो 2 में 1.5 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 0.5, और 0.5 कहां है, ये रहा, यानी ऑप्शन सी यहां करेक्ट आंसर। बताइए जी। कहते हैं यार जब एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटती है, ऐसे काटती है, तो एकांतर आंतरिक कोणों में से एक कोण, यानी ये वाला कोण दे रखा है 115 डिग्री, तो एकांतर आंतरिक भुजा, ये वाली भुजा पर स्थित उस तिर्यक रेखा के विपरीत, यानी इस तिर्यक रेखा के विपरीत ये वाला कोण क्या होगा, तो मेरे भाई ये कोण भी बराबर होगा 115 है, तो ये वाला कोण भी मेरे बच्चे 115 डिग्री ही होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, 115 ही डिग्री होना, यही उसने पूछा हुआ। कहते हैं यार दो ट्रायंगल है, दोनों आपस में सिमिलर है, ये जो उड़ती चिड़िया है ये सिमिलरिटी का निशान दिखा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए बी की लेंथ 4 है, तो देखो यार ए बी जो होगी ना वो एक्स वाई के साथ सिमिलर होगी, तो एक्स वाई की लेंथ 8 है, तो यहां ए बी 4 है तो एक्स वाई है 8, यानी हर एक भुजा का जो रेशियो आएगा वो 1:2 होगा। भाई ए बी 4 है, एक्स वाई 8 है, इसी तरह से तो सिमिलर दिखती हैं, तो 4 8 का रेशियो 1:2। तो अब मुझसे पूछ रहा है वाई जेड बताओ, तो भैया यहां वाई जेड कितनी है ये, तो यहां वाई जेड की जगह क्या आएगा, बीसी, तो बीसी की लेंथ 6 है, तो वाई जेड की लेंथ डबल हो जाएगी, 6 दूनी 12, यानी ऑप्शन बी आंसर हो गया। आइए भाई कह रहे यार x की वैल्यू ये है, तो ये बताइए, तो देखो भाई x ये है तो 1/x क्या होगा, आप कहेंगे इन दोनों के वर्गों का अंतर एक है, तो सर ये स्टैंडर्ड ट्रिक है, ये 2 - √3 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो x - 1/x सवाल ने पूछा है, तो माइनस होगा ये प्लस, तो ये कट जाएगा, तो 2√3 मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। कहते हैं एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और उसकी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करो। देखिए यार ये सर्कल है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये सर्कल का सेंटर है, रेडियस है 5, तो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाबू ये लेंथ आधी हो जाएगी, ये आ जाएगी 4, ये 5 ये 4, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी 3, और यही आपसे पूछा हुआ। कहता है एक सर्कल की रेडियस 12 सेंटीमीटर है, दो त्रिज्याएं इस प्रकार खींची जाती है कि उनके अंतिम बिंदुओं को जोड़ने वाली जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कहते हैं यार सर्कल की रेडियस भी 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, और कहते हैं इनकी दोनों को, इन चीजों को जोड़ें इनके सिरों को, तो ये लेंथ भी 12 सेंटीमीटर आती है। तो बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो आपसे जो पूछा जा रहा है ना भाई, वो पूछा जा रहा है ये वाला चीज, कहता है इसका एरिया बताइए क्या होगा। तो आप सबसे पहले क्या करें, आप सबसे पहले इस वाले हिस्से का एरिया निकाल लें, इस वाले हिस्से का, तो आप कहेंगे ये एरिया निकल गया जी, कैसे निकलेगा भैया, ये 12 है, ये 12 ये 12, तो ये 60 डिग्री आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, 60 डिग्री है, तो भाई θ/360 इंटू में पाई r² r है 12 का वर्ग,
और मेरे प्यारे बच्चों ये एरिया निकालना है, तो पूरे एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया हटेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया क्या होगा जी, √3/4 ए स्क्वायर, ए का यानी 12 का वर्ग, तो 12 गुना 12। अब हमें यहां से ये समझना चाहिए कि ये आएगा 12 3 36√3, तो 36√3 जहां है वही आंसर होंगे। यहाँ 18√3 है, यहाँ 18, तो ये आंसर होंगे। तो ये 36√3 तो दोनों में ही कॉमन है। अब यहां पकड़ेंगे तो देखो इससे काटा 6 आया, और 6 से 12 को काटेंगे, 6 दूनी 12, तो 12 दूनी 24, 24 पाई आ जाएगा। इसका मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। अब देखिए इस वाले सवाल में अगर आप गौर से देखेंगे तो पंगा कहां फंस रहा है। यहां तो एंगल x है, लेकिन यहां जो एंगल है वो 2x है। तो आपको करना क्या होगा, या तो मतलब 2x वाला फार्मूला ही खोल लेते हैं, ज्यादा आसान। जैसे मैं साइन 2 थीटा का फार्मूला खोलूंगा तो आप कहेंगे कि इसका फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। मैंने कहा ठीक है। कोस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, 2 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां जो चीजें बन गई ना वो सिंगल एंगल पे बन गई, नहीं एक्स वाले पे। अब हमें यहां वैल्यू रखनी है। अब देखोगे तो साइन एक्स की वैल्यू 0.6 है, ये 6, इसका मतलब बना 6/10, तो परपेंडिकुलर 6 है, हाइपोटेनियस 10 है, तो बेस आ जाएगा 8, 6 8 10 ट्रिपलेट होता है। तो मेरे बच्चे कोस एक्स की अगर मैं वैल्यू पूछूं ना आपसे, तो वो होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस 8/10 यानी 0.8। अब ये वैल्यू रखते हैं, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है जी 0.6, कोस की वैल्यू क्या है जी 0.8, तो साइन की वैल्यू कितनी है जी 0.06, वर्क करेंगे तो 0.36। अब देखिए बैठाते हैं, 8 छिंग 48, 48 दूनी 96, ये आया 0.96, जमा में 1 माइनस 0.72। अब मेरे बच्चे 96 में से 72 घटाएंगे तो एक तो ये बचा और जमा में 0.24 बचा, तो जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.24 यानी ऑप्शन डी। मैंने क्या किया, पॉइंट में ही वैल्यू रखी और खटाखट उनकी वैल्यू को यहां रिप्रेजेंट कर दिया और कुछ नहीं किया। ये आपको पता होगा कि साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा के फार्मूले क्या होते हैं, लिखे नहीं हमने, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है, कोस 2 थीटा होता है क्या, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाले फार्मूले से बनता है। अब आइए कहते हैं यार इनको आपस में गुना करने पर उत्तर को 4 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करना है, 12.345, अच्छा सवाल लगा मुझे, और गुना करना है 0.067 से, और कहता है कि आंसर जो है ना वो 4 अंकों तक पूर्णांकित करना है। इस सवाल में समस्या क्या है कि जब हम इन्हें एक्चुअल में गुना करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी डेसिमल के बाद जो आने वो 6 अंक आने, दशमलव के बाद 6 अंक आने, जबकि ऑप्शन में दे रखे हैं 4 अंक, ऑप्शन में दे रखे हैं 4 अंक। अब चाह के भी ना सवाल को मतलब कर पाना या बचा पाना बहुत आसान काम नहीं। एक तरीका तो ये कि हम इनकी गुनाई कर लें सबके, दूसरा तरीका ये कि मैंने आपको YouTube पे क्लास दिखाई है कि डेसिमल में अप्रोक्सीमेशन को कैसे ब्रेक करें, ठीक है, इसका तो उस प्लेलिस्ट को भी दिखाता हूं कहां से देखनी वो चीजें। तो आप करिए क्या कि इसके आखिरी 2 डिजिट है 45 और इसके आखिरी 2 डिजिट है 67। आप इस सवाल के प्रोडक्ट के आखिरी 2 डिजिट निकालो, 45 और 67। आपने कहा निकाल लेते हैं, कैसे करें, 7 5 35 हासिल 3। अब यहां 7 को 4 से करेंगे, यूनिट डिजिट पकड़ो, 7 चौक 28 8, 5 को 6 से गुना किया 30 यानी 0, 8 में 0 जोड़ा यूनिट डिजिट 8 आया, 8 को 3 से गुना किया 8 और 3 11, तो यूनिट डिजिट आया 1। मतलब इस सवाल के आखिरी 2 डिजिट जो होंगे वो 1 5 होंगे, आखिरी 2 डिजिट 1 5 होंगे। अब ये वाला जो डिजिट है ना मेरे भाई, ये 5 से छोटा है तो इसका इंपैक्ट आगे नहीं आया होगा, तो यानी सवाल में ना सही मायने में अगर जाना चाहोगे तो आखिरी में 1 5 लगाते जाओ बस। ये इस सवाल के एग्जैक्ट आंसर हैं, ये इस सवाल के मेरे प्यारे बच्चों एग्जैक्ट आंसर है। भाई 4 अंक दे रखे थे, 2 अंक और लगा दिए, ये एग्जैक्ट आंसर। अगर एग्जैक्ट आंसर आ गया फिर कहां लड़ाई बची सवाल में। अब डिजिटल सम ले लेता हूं भाई, 5 4 9, 3 2 5 और 1 6 आ गया, 7 6 13, 13 का 3 और 1 4 आ गया, 6 चौक 24, 24 का 6 आ गया। देखते हैं डिजिटल सम 6 किसका आ रहा है। भाई 7 2 9, 8 और 1 9, 5 और 1 6, ये ठीक है। अब यहां आते हैं जी, 6 4 10 8 18, 7 5 12 और 1 13, 4 आया। यहां आइए भाई, 8 और 1 9, ठीक है जी, 6 और 5 11 और 7 18, इसका 5 आ गया, हटा दो डिजिटल सम। यहां देखें तो मेरे भाई देखो, 7 6 13 और 5 18, 8 और 1 9, इसका 5 आया, हटा दो। तो केवल और केवल ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। या मैं डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकता हूं, कैसे डिविजिबिलिटी चेक कर सकता हूं कि भाई ये नंबर किससे भाग जा रहा है, 3 से, तो जो भी आंसर होगा वो मेरा 3 से भाग जाएगा। या मैं डिजिटल सम चेक कर सकता हूं, हाँ है ना, तो बड़े सारे तरीके खुल जाते हैं इस सवाल को करने के। जैसे मेरे बच्चे इस चैनल पर ही आप आएंगे, राकेश यादव वाले चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे,
तो देखिए यार, इसमें 3-4 प्लेलिस्ट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये वाली टॉप 50 क्वेश्चन ऑफ एवरी चैप्टर की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं अगर आपके सारे चैप्टरों की प्रैक्टिस हो गई है। ये 8 वीडियो है मेरे बच्चे। इन 8 वीडियो में मैंने क्या कर रखा है, कैलकुलेशन बूस्टर। देखिए कैलकुलेशन की मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है, लेकिन इनका अरिथमेटिक में या एडवांस में एप्लीकेशन कैसे करना, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ये प्लेलिस्ट है मेरे बच्चे, मैथ्स ट्रिक्स ऑफ द डे, यानी डेली की मैं एक ट्रिक डालता हूं, एक कॉन्सेप्ट डालता हूं जो लेटेस्ट एग्जाम में आ रहा है, उसमें जो अच्छा कोई कॉन्सेप्ट आया या चैप्टर के जितने कॉन्सेप्ट हो, एक एक चैप्टर की कॉन्सेप्ट डालता हूं। 44 वीडियो है, तो इनको जरूर देखिए, बहुत जरूरी है। थैंक यू मेरे बच्चे, नमस्कार, धन्यवाद।